नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे के दौरान युवाओं, विशेष रूप से आदिवासी समाज से यहां शिक्षित लोगों से अपने समुदाय के पिछड़े और वंचित लोगों की मदद करने की यहां पे अपील की है। उन्होंने कहा कि केवल व्यक्तिगत सफलता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के उन लोगों को भी आगे बढ़ने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए जो भी विकास की मुख्य धारा से दूर रहें। राष्ट्रपति ने आपको बता दें शनिवार को जबलपुर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुई थी। सबसे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गैरीसन मैदान में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया और आपको बता दें कि मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक है और इसे भारतीय ऋषि मुनियों ने दुनिया को दिया है। आज योग पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का माध्यम बन चुका है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जब भी वो विदेश यात्रा पर जाती हैं, लोग उसमें योग के बारे में जरूर पूछते हैं। इससे पता चलता है कि योग की वैश्विक पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि वो खुद कई वर्षों से नियमित रूप से योग कर रही हैं और इससे एक अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आधार इसे मानती हैं। उन्होंने कहा कि आज की जीवन शैली के कारण कई नई बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और इसी के साथ मोटापा और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। ऐसे में योग इन समस्याओं से बचाव का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार भी योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की भूमिका पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे आसपास के जनजातीय समाज को शिक्षा से जोड़ने का भी काम करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी छात्रों की और छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान देते हुए इसको बहुत बड़ी जरूरत बताया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जब लड़कियां शिक्षित होंगी तभी समाज में व्यापक बदलाव आएगा और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी समाज स्वाभिमानी होता है। वो अपनी परेशानियों और कठिनाइयों को आसानी से दूसरों के सामने नहीं दिखाता। यही कारण है कि आज़ादी के कई दशकों बाद भी समाज का एक बड़ा वर्ग अपेक्षित विकास से वो दूर हो गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। आदिवासी समाज के अधिक बच्चे और महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। ये सकारात्मक बदलाव भविष्य के लिए एक उम्मीद लेकर आता है। अपने संबोधन के आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज के उन लोगों में विशेष अपील भी की है जो पढ़ लिख कर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अपने गांव और समाज को नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि कई बार लोग शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों में चले जाते हैं और फिर अपने समुदाय से दूरी बना लेते हैं, जबकि उन्हें समय निकालकर अपने गांव वापस जाना चाहिए और वहां के लोगों को सरकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी अनेक ऐसे लोग हैं जो सरकार की ओर से दी जा रही योजनाओं और सुविधाओं पर पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यदि शिक्षित युवा आगे आए तो वो उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं और उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि भारतवर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों के साहिल नहीं होगा। इसके लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने युवाओं से कहा है कि वो अपने करियर और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज और देश के हित में भी योगदान दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षित युवक को समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम माना जाता है। राष्ट्रपति ने आदिवासी युवाओं से अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को बचाकर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता को अपनाना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि लगातार बढ़ती गर्मी और इसी के साथ बदलते मौसम चिंता का विषय बना हुआ है। पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने पौधारोपण, जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी व्यवहार अपनाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। यदि युवा अपनी शिक्षा और क्षमता का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए करें तो विकसित भारत का सपना वो जल्द भी पूरा हो सकता है। तो आपको बता दें किस तरीके से शिक्षित आदिवासी दिवस वो मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग को लेकर तो चीजें कही, लेकिन साथ ही युवाओं को यहाँ पे कड़ा संदेश भी दिया है और ये भी कहा है कि देखिए योग को यहाँ स्वस्थ जीवन का आधार और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आखिरकार किस तरीके से एक सामूहिक प्रयास किया जाता है। आदिवासी समाज से उन्होंने यहाँ पे
उनके समक्ष ये बात रखी है कि देखिए आप जो है यहाँ पर सभी लोगों के लिए अपना योगदान दें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ कड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उनका देश भारत के खिलाफ युद्ध करने में पीछे नहीं हटेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद गंभीर जल संकट और आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पानी अब केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान को यह महसूस होता है कि उसकी जल सुरक्षा प्रभावित हो रही है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है हरसंभव कदम उठाएगा। उन्होंने दावा किया है कि यदि भारत पानी की आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए तेज गति में काम करता है तो पाकिस्तान सैन्य विकल्पों पर भी जो है वो विचार कर सकता है। रक्षा मंत्री का यह बयान, आपको बता दें कि भारत सिंधु जल संधि के सख्ती के निलंबित खतरे के और रखने के फैसले के बाद जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि हाँ जो है भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता तब तक समझौते को बहाल करने पर विचार नहीं किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने भारत पर पानी को हथियार की तरह जो है इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत चिनाब नदी के जल प्रभाव को बदलाव के कर जो है वो करना चाह रहा है और जरूरी आंकड़े जो है वो साझा नहीं कर रहा है। हालांकि अपने आरोपों के समर्थन में वो है कोई ठोस और कोई ताज़ा जानकारी जो है वो प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पहले पाकिस्तानी टीमों ने कई निरीक्षण जो है वो किए थे, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों को लेकर जो है उनके पास पर्याप्त जानकारी जो है वो नहीं मिल सकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के सामने चल रहे संकट की बड़ी वजह जो है वो केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बल्कि वर्षों से चल आ रहा संसाधनों का खराब प्रबंधन भी है। देश के कई हिस्सों में जल उपलब्धता जो है वो लगातार घटती जा रही है, जिससे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो है गंभीर असर इसका पड़ रहा है। पाकिस्तान के सिंधु और इसी के साथ बलोचिस्तान जैसे क्षेत्रों में पानी की कमी सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। वहाँ किसान सिंचाई के लिए जो है पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कई प्रमुख नहरों में पानी की उपलब्धता में भारी कमी जो है वो दर्ज की गई है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ सिंध प्रांत के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर पश्चिम नहर में 64% से अधिक पानी की कमी जो है वो दर्ज की गई है। अब आपको जो है ग्राफिक्स के माध्यम से हम एक बार समझाते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है ये किस तरीके से संकट को और गहराता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जल संकट अगर आपको बताएं तो उत्तर पश्चिमी नहर में 64% से अधिक पानी की कमी बताया जा रहा है। राइस नहर में तकरीबन 38% की कमी बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब दादू नहर में जो है तकरीबन 82% पानी की कमी जो है वो बताई जा रही है। ये पाकिस्तान की ओर से जो है कहा गया है। सुखुर बैराज में जो है जल स्तर गिरा है कृषि और इसी के साथ बाकी चीजों में। लेकिन अगर बात भारत के रुख की करें तो सिंधु जल संधि को जो है सख्ती से निलंबित कर दिया गया है। जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद पर ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता समझौता आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात भारत की ओर से साफ तौर पर कही गई है। सिंधु जल संधि को सख्ती से जो है यहाँ निलंबित किया गया है और समझौता जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों की राय अगर माने तो जल संकट की बड़ी वजह जो है वो खराब प्रबंधन और बुनियादी ढांचों की कमजोर और संसाधनों का गलत उपयोग है। भारत पर आरोप लगाकर पाकिस्तान घरेलू दबाव और आंतरिक असंतोष को कम करने की कोशिश कर सकता है, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सिंधु जल संधि विवाद दक्षिण एशिया की राजनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा जो है वो फिलहाल बना हुआ है। तो जल संकट की बड़ी वजह दरअसल खराब प्रबंधन जो है वो विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है। तो इन तमाम परिस्थितियों का सीधा असर जो है वो आपको बता दें फसलों के उत्पादन और किसानों की आय पर जो है वो पड़ रहा है। विशेष जो है चिंता की बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के प्रमुख जल स्रोत में शामिल जो है वो सुखुर बैरेज में जो है जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। स्थानीय नेताओं और इसी के साथ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो कई क्षेत्रों में आर्थिक संकट और गहरा हो सकता है। कुछ नेताओं ने आपको बता दें कि इसे जो है आर्थिक तबाही जैसी स्थिति बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जल संकट के मुद्दे पर पाकिस्तान में पहले से ही जो है आंतरिक असंतोष जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में भारत पर आरोप लगाकर सरकार घरेलू दबाव को कम करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि जल प्रबंधन, बुनियादी ढांचों की कमजोरी और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की कमी जैसे मुद्दों पर जो है पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी बनी हुई है। सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के संबंधों पर भी जो है नजर बनी हुई है। फिलहाल भारत अपने रुख पर जो है वो कायम है, जबकि पाकिस्तान लगातार जो है ऐसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में ये मामला जो है आपको बता दें दक्षिण एशिया की राजनीति में और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में जो है एक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तो किस तरीके से आपको बता दें कि आज जो है पाकिस्तान ने जो है साफ तौर पे भारत को धमकी दे दी है, जल सुरक्षा को यहाँ पे जो है राष्ट्रीय मुद्दा बता दिया है। लेकिन हिंदुस्तान की ओर से भी साफ तौर पे कह दिया गया है कि देखिए, जब तक यहाँ आतंकवाद के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय या कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक आगे कोई इसमें वार्तालाप नहीं होगी। भारत पर पानी को रोकने के आरोप यहाँ पाकिस्तान साफ तौर पर लगाते हुए आ रहा है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जो है वो अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर भरोसा करती है, इसलिए आगामी चुनावों में भी जो है पार्टी को व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है। रविवार को गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे मनोज पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यूपी गेट से लेकर आपको बता दें कार्यक्रम स्थल तक कई स्थानों पर जो है कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ जो है उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। कार्यक्रम के बाद बातचीत करते हुए मीडिया से मनोज पांडे ने आगामी विधानसभा चुनावों और प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर जो है अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय होकर काम कर रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2017 और 22 की तरह 2027 में भी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में तेजी से विकास कार्य हुए हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर जो है जनता को मिला है। मनोज पांडे ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो बदली है। सड़क, एक्सप्रेसवे, निवेश, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में जो है बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जो है समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका कारण जो है वो जनता का भरोसा भाजपा पर जो है लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बन रहे नए एक्सप्रेसवेज, औद्योगिक परियोजनाएं और विकास कार्य उत्तर प्रदेश की नई पहचान दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग एक बार फिर से भाजपा को सत्ता में देखने के लिए जो है वो इच्छुक हैं। समाजवादी पार्टी में संभावित टूट और विपक्षी नेताओं के भाजपा में आने की चर्चाओं पर भी जो है मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विपक्ष के कई सांसद और नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी संख्या विपक्ष सोच रहा है, उससे कई ज्यादा भाजपा के साथ आने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता या सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दिया है कि राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि भाजपा किसी नेता को तोड़ने या जबरन अपने साथ लाने के में विश्वास नहीं करती। जो लोग भाजपा की विचारधारा और विकास कार्यों से प्रभावित होते हैं, वो खुद पार्टी में जुड़ने का काम करते हैं और निर्णय लेते हैं। मनोज पांडे ने कहा है कि आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। उन्होंने कहा कि किसान, युवा, महिलाएं और समाज का हर वर्ग ये महसूस कर रहा है कि केंद्र सरकार देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के और विश्वास की जो है और विकास की ओर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और देश तेजी से जो है विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि जनता का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का संगठन पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी कार्यकर्ता गांव, शहर और बूथ स्तर पर जो है जनता के बीच पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा का सबसे बड़ा आधार उसका समर्पित कार्यकर्ता होता है, जो हर परिस्थिति में जनता के बीच रहकर पार्टी की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने का काम करता है। इसी संगठन मजबूती के कारण भाजपा लगातार चुनाव में जो है बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर ली है। भाजपा जहां विकास और संगठन के दम पर जो है चुनावी रणनीति बना रही है, वहीं विपक्ष भी सत्ता विरोधी मुद्दे को लेकर जो है जनता के बीच जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे माहौल में मनोज पांडे का बयान राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर विपक्षी दलों के नेताओं और सांसदों ने भाजपा में शामिल होते कि संबंधित जो है दावे हैं, उसने प्रदेश की राजनीति में जो है एक नई चर्चा जो है जरूर छेड़ दी है। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्मा सकती है और इसकी संभावना भी जताई जा रही है। सभी दल अपने अपने स्तर पर संगठन मजबूत करने और जनता का समर्थन जुटाने के लिए जो है काम कर रहे हैं और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है राजनीतिक बयानबाजी का दौर जो है वो लगातार तेज हो गया है। आगे बढ़े अगली खबर की ओर, तो आपको बता दें कि किस तरीके से चुनाव के नतीजे या चुनाव परिणाम को लेकर और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा तो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है ही, लेकिन सपा में जो बड़ी टूट देखने को मिल रही है उसको लेकर भी अटकलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे जो है अपनी पुरजोर सहयोग जो है वो देते हुए आ रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि देखिए मोदी योगी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, मथुरा की हम बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जिस तरीके से अयोध्या से मामला निकल के सामने आया, मथुरा से भी जो है वैसे ही मामला सामने निकल के आ रहा है। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चढ़ावे को लेकर जो है एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये आने वाले विधानसभा चुनावों में असर डाल सकता है। इस चीज को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं। दरअसल मामला यह है कि फलहारी संत दिनेश शर्मा ने सेवा संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मंदिर में चढ़ावे का सही उपयोग नहीं हो रहा है और इसमें भारी अनियमितताएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवा संस्था के सचिव कपिल शर्मा ने करीब 1000 करोड़ की संपत्ति जमा कर ली है। इस आरोप के बाद मामले ने राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर जो है तूल पकड़ लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्र में कपिल शर्मा ने कहा है कि वो पिछले 28 वर्षों से जो है आपको बता दें कि मंदिर में सेवा दे रहे हैं और आपको बता दें कि इस मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था लगातार बेहतर की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के सभी निर्देश का पालन पूरी तरीके से और जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। उन्होंने फलहारी संत दिनेश शर्मा पर राजनीतिक जुड़ाव और पुराने मामलों के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ चोरी और ठगी जैसे कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसी बीच आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने भी जो है जांच की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर चढ़ावे की सही उपयोग नहीं होता है तो जांच जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पारदर्शिता सभी धार्मिक संस्थानों में जरूरी होनी चाहिए। स्थानीय लोगों के बीच इस विवाद को लेकर जो है चर्चा तेज हो गई है। कई श्रद्धालु भी इस मामले में स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने अभी तक किसी जांच समिति की घोषणा नहीं की है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि कभी ये सही कार्य नियम के अनुसार जो है वो हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर जो है सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जांच होती है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर राज्य स्तर पर जो है अब नजर रखी जा रही है। संत दिनेश शर्मा ने कहा है कि वो अपने आरोपों पर कायम है। उन्होंने कहा है कि यह मामला जनता के हित से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसकी जांच होनी जरूरी बन जाती है। आने वाले दिनों में इस मामले पर और बयानबाजी आने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आई है, लेकिन मीडिया में यह मामला लगातार सुर्खियां में बना हुआ है। लोगों का कहना है कि धार्मिक संस्थानों में चढ़ावे की पारदर्शिता बहुत जरूरी है और इस तरह के आरोपों की निष्पक्ष जांच से ही जनता का भरोसा जो है वो कायम हो सकता है। इससे न केवल विवाद का समाधान होगा बल्कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने में जो है वो मदद मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था को जो है मजबूत बनाने में योगदान भी मिलेगा। धार्मिक स्थलों की साख भी जो है वो बनी रहेगी। साथ ही सभी पक्षों को संयम की अपील जो है वो की जा रही है और शांति बनाए रखने पर भी जो है यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।